तो दोस्तों राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी राजा विक्रमादित्य की। यह कहानी उस कालखंड की है जब उज्जैन के भावी सम्राट विक्रमादित्य अभी राजा नहीं बने थे। वे अभी गुरुकुल में रहकर अपने गुरु से के आश्रम में शास्त्र शस्त्र नीति तर्क और जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वर्षों तक अनुशासन में रहकर कठोर अध्ययन और निरंतर अभ्यास के बाद वह समय आ गया जब गुरु ने उन्हें बुलाकर उनसे कहा कि वत्स विक्रम, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई है। वेद तुम्हारे लिए खुली किताब है, शस्त्र तुम्हारे हाथों में मित्र समान है और नीति तुम्हारे हृदय में दीपक की भांति प्रज्वलित है। पर एक अंतिम विषय है जिसकी परीक्षा अभी शेष रह गई है और वह विषय साहस और बुद्धिमत्ता की। क्या तुम उसी आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हो? विक्रमादित्य ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जी गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। आपकी हर परीक्षा के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। गुरु ने विक्रमादित्य को 4 अलग अलग जगहों पर घटने वाली 4 विचित्र घटनाओं के बारे में बताया तो अत्यंत डरावना होने के कारण साथ साथ दिमाग को घुमा देने वाला था। उन चारों घटनाओं ने समाज के लोगों में अलग अलग अनेकों धारणाओं को जन्म दे रखा था। उन्हीं घटनाओं के घटित होने के सही सही कारणों का पता लगा कर आना था। बस यही विक्रमादित्य की अंतिम परीक्षा थी। गुरु ने कहा कि ध्यान से सुनो विक्रम, यहाँ की दक्षिण दिशा की ओर नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल वृक्ष है। हर रोज आधी रात को उस वृक्ष से आग की लपटें निकलती है। लोगों का मानना है कि उस विशाल वृक्ष पर कोई प्रेतात्मा रहती है जिसके कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैली रहती है। आज तक कोई भी रात के वक्त उस वृक्ष के नीचे जाने का साहस नहीं कर पाया। दूसरी विचित्र घटना यह है कि यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक शापित महल है। उस वीरान पड़े महल के दीवारों से रात के तीसरे पहर में अजीबो-गरीबो किसी के चीखने की तो किसी के पैरों के पदचाप की डरावनी आवाज़ें निकलती है। लोगों का मानना है कि उस महल में पिशाचों का साया है। जो भी उस महल में जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। सच्चाई क्या है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। तीसरी विचित्र घटना, उत्तर दिशा में हिमालय के तराई क्षेत्र में एक विशाल झील है जिसे लोग ने रक्त झील नाम दिया। उस झील में पानी के बजाय पूरे वर्ष खून भरा रहता है। उसका क्या कारण है, यह अभी तक एक पहेली बना हुआ है। चौथी और आखिरी विचित्र घटना यह है कि पश्चिम दिशा की ओर एक जंगल है। उस जंगल में रात के वक्त अक्सर महिलाओं और बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि उस जंगल में बंजारों का एक परिवार रहता था जो अचानक से गायब हो गया। तभी से अक्सर रात में रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तुम्हें इन चारों जगहों पर जाना है और वहाँ हो रहे इन विचित्र घटनाओं के पीछे छुपे रहस्यों के बारे में पता लगाना है। विक्रमादित्य ने अपने गुरु को प्रणाम कर उससे आज्ञा ली और उनके चारों रहस्यों का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले विक्रमादित्य दक्षिण दिशा की ओर गए और नर्मदा तट के पर स्थित उस विशाल वृक्ष के पास जाने से पहले वहाँ के स्थानीय लोगों से मिले और उस वृक्ष से निकली हुई आग के लपटों के बारे में पूछा तो किसी ने कहा कि उस वृक्ष पर प्रेत रहता है, तो किसी ने कहा कि उस वृक्ष पर एक डायन का प्रकोप है। लोगों ने उस वृक्ष के बारे में इतनी डरावनी अंदाज में वर्णन किया कि डर के मारे किसी की भी अंतरात्मा कांप उठे। आम जन की राय जानने के बाद विक्रमादित्य उस नदी के तट पर पहुंच गए जहां पर वह विशाल वृक्ष से आग की लपटें निकलती थी।
उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर चारों तरफ अच्छे से देखते तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जब उन्होंने नीचे ज़मीन पर देखा तो वहाँ कुछ लोगों के पैरों के निशान मिले। उन्होंने सोचा कि जब डर के मारे कोई इस वृक्ष के नीचे आता नहीं तो यह फिर पैरों के निशान कैसे बने हैं। विक्रमादित्य को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने उसी पेड़ के ऊपर चढ़कर छिप गए और आधी रात होने का इंतजार करने लगे। आधी रात के समय जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था तो सन्नाटे को चीरते हुए डाकुओं का एक गिरोह उस वृक्ष के नीचे आया और एक मशाल जलाकर वृक्ष की एक शाखा पर टांग दी और उसके उजाले से में बैठकर लूटी हुई धन राशि को आपस में बंटवारा करने लगे। विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि रात को वृक्ष से आग की लपट जो दिखाई देती है वह वृक्ष नहीं बल्कि डाकुओं द्वारा जलाई गई मशाल की लपटें हैं। पर लोग इसे वृक्ष से डरावनी निकलती हुई लपट समझ बैठे और यहाँ आने से डरते हैं। उन्होंने चुपके से अपनी तलवार निकाली और तेज आवाज़ में गर्जना करते हुए एक बड़े से शाखा को एक ही झटके में काट दिया। वह कटा हुआ शाखा डालियों से टकराते हुए आवाज़ करते हुए नीचे गिरने लगा। अचानक से शाखा गिरने की गर्जना की आवाज़ सुनकर सारे डाकू डर कर भाग खड़े हुए। डाकुओं को लगा कि शायद कोई प्रेत या पिशाच उस वृक्ष पर आ बैठा है। उनके मन में इतना डर बैठ गया कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखे। आग उगलने वाले वृक्ष का रहस्य तो मालूम पड़ गया। यही सोचकर विक्रमादित्य उस वृक्ष के नीचे उतरे और वापस उन स्थानीय लोगों के पास गए और उनसे पूरी घटना के बारे में उनको सुना दिया। लोगों के मन में बैठे डर और अंधविश्वास को दूर कर विक्रमादित्य अपने घर को लौट आए। दूसरे दिन राजा पूर्व दिशा में स्थित उस श्रापित महल की तरफ निकल पड़े। उस श्रापित महल में पहुंचने से पहले विक्रमादित्य ने गांव के कुछ लोगों से मिले और उस महल के बारे में जानकारी लेनी चाही तो लोगों ने उस महल के बारे में ऐसे डरावनी किस्से और अफवाहें सुनाई जिसे सुनकर किसी का भी दिल भय से दहल उठे। लोगों से जानकारी लेने के बाद विक्रमादित्य उस महल की तरफ बढ़ चले। तभी रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उस वृद्ध व्यक्ति ने विक्रमादित्य से पूछा कि सूर्यास्त के वक्त तो लोग इस महल से दूर होने लगते हैं, पर तुम इस महल की तरफ क्यों बढ़े जा रहे हो? विक्रमादित्य ने उस वृद्ध से कहा, मैं एक परदेसी हूँ, किसी जरूरी यात्रा पर जा रहा हूँ। अभी सूर्यास्त का समय हो चुका है, इसलिए सोचा कि आज की रात इसी महल में बिताऊं, फिर कल सुबह अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ूंगा। यह सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति विक्रमादित्य को भय की नज़रों से देखने लगा। उसने कहा कि क्या तुम इस महल के बारे में कुछ जानते हो? विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, इस महल के बारे में बहुत से अफवाहें सुनी हैं, पर मुझे अफवाहों पर विश्वास नहीं होता। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, इस महल में जाओ, पर एक बात ध्यान रखना, महल में कुछ भी दिखाई दे या कुछ भी सुनाई दे, तुम डरना मत, क्योंकि वह शत्रु है जो ताकतवर और सक्षम इंसान को भी लड़ने से पहले ही हरा देता है। इसलिए डर को अपने काबू में रखना, भगवान ही तुम्हारा मालिक है। यह कहकर वह वृद्ध व्यक्ति अपने रास्ते चल दिया। उस वृद्ध आदमी के बातों ने विक्रमादित्य के आत्मविश्वास की जड़ें हिला दी। फिर भी उन्होंने अपने साहस को और मजबूत किया और उस महल में प्रवेश कर गए। महल में पहुँचे तो काफ़ी दिनों से वीरान पड़े होने के कारण वह महल बहुत ही सुनसान और डरावना लग रहा था। पूरे महल में अच्छे से छानबीन करने के बाद विक्रमादित्य रात के तीसरे पहर होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात के तीसरा पहर हुआ तो वो महल खटपट की आवाज़ों से गूंज उठा,
कभी इधर से तो कभी उधर से अजीबो गरीबो आवाज़ें आना शुरू हो गई। दूर सरसराती दर्द हवाएं पेड़ों को ऐसे झुका रही थी जैसे वर्षों से पहाड़ों को खोद के कैद कैद तूफान अचानक से आज़ाद हो गया हो। जंगल से आ रही भेड़ियों की रुधन भरी आवाज़ें किसी के भी रोंगटे खड़ा कर देने वाली थी। विक्रमादित्य के दिल और दिमाग में बार बार लोगों द्वारा सुनाए गए किस्सों और अफवाहों की आहट दस्तक दे रही थी, जिसमें यह दावा किया गया कि इस महल में पिशाचों का साया है। पर वह जरा भी डरे नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर डर दिमाग पर सवार हो गया तो फिर कल्पनाएं असलियत पर भारी पड़ जाएंगी और अपनी खुद की परछाई भी डरावनी लगने लगेगी। वह महल के एक एक कमरे में जाकर देखने लगी, पर उन्हें कोई भी दिखाई न दिया। तभी कुछ उल्लुओं और चमगादड़ों का झुंड एक विशाल कमरे से निकल कर भागा। विक्रमादित्य उस विशाल कमरे में गए तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। फिर भी उसमें बहुत ही डरावनी आवाज़ें गूंज रही थी। उस विशाल कमरे में हर एक कोने और उसमें मौजूद हर एक सामान के पास जाकर उसे बहुत ही ध्यान से देखा। जब उन्होंने उस महल की दीवारों और उसमें लगे दरवाजे, खिड़कियों और दूसरे लकड़ी के बने सामानों को छू छू कर देखा तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आ गया। उस महल के सभी खिड़की, दरवाजे और दूसरे लकड़ी के सजावट के सामान सेमल नाम की वृक्ष की लकड़ी से बने हुए थे। सेमल की लकड़ी की खास बात यह है कि जब रात के वक्त तापमान गिरता है तो वह सिकुड़ने लगता है और उसमें कटपट की आवाज़ें निकलने लगती है। उस महल के कमरे बहुत विशाल थे, इसलिए उनमें हल्की आवाज़ें भी गूंजकर भयानक रूप ले लेती थी, जिसके कारण उसमें बसेरा बनाकर रहने वाले चमगादड़ और उल्लू भयभीत हो जाते थे और चहचहाते हुए इधर उधर भागते फिरते थे। भागते वक्त उनके पंखों की फड़फड़ाहट और चहचहाट उस कमरे में गूंजकर और भी भयानक और डरावना रूप ले लेती थी, जो किसी भी इंसान को भयभीत कर सकता था। विक्रमादित्य को पूरा यकीन हो चुका था कि उस महल में कोई पिशाचिक घटना नहीं बल्कि प्राकृतिक घटना घटी है, जिसको लोगों ने अज्ञातवश अपनी कल्पनाओं और अफवाहों से डरावना बना रखा है। विक्रमादित्य उस श्रापित महल से बाहर निकले और वापस अपने गुरुकुल आ गए और अपने गुरु से दोनों अजीबो-गरीबो घटनाओं के कारणों को अच्छे से तर्कपूर्ण ढंग से वर्णन किया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अपने आखिरी विषय के 2 परीक्षाओं में तो सफल हो गए हो, पर अभी 2 रहस्यों के बारे में पता लगाना अभी बाकी है। उन रहस्यों का कारण भी पता लगा कर आओ, तब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी। मित्रों, इस कहानी को यही विराम देते हैं। बाकी के 2 रहस्यों की कहानी अगले भाग में जल्द ही मिलेगी। तब तक धैर्य बनाए रखें और अंत में बोले राधे राधे। राधे राधे दोस्तों।